Hello dear student, welcome back again in this lecture session. I am Pratibha Bhagat, your course teacher of diseases of field and horticultural crops and their management part 1. In last class we had discussed about the diseases of banana and our very first disease was Sigatoka, and today we will discuss about the Panama disease or fusarial wilt, which is also called as vascular wilt of banana. So let's start from the economic importance. So this disease was first reported from Australia in 1874 एंड बट इस डिसीज़ का नाम पनामा क्यों पड़ा, इसके पीछे एक स्टोरी है. स्टोरी ये है कि 1950s में जो बनाना एज अ कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था, जिसमें से जो ग्रॉस माइकल वैरायटी थी ये कुछ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी अमेरिका में, और इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन पनामा नामक एक प्लेस में लिया जाता था जो कि अमेरिका कंट्री का एक हिस्सा है. देन और उस वक्त ग्रॉस माइकल्स का प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा था, बट ये डिसीज़ 1915 के टाइम में उस टाइम पे ये डिसीज़ बहुत बड़ी सीरियस रूप में, बहुत एपिडेमिक रूप में उस एरिया में डिस्कवर हुई. और जैसे ही वो डिसीज़ फील्ड में का इन्फेक्शन हुआ, पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन है वो पूरी की पूरी तरह से लॉस पे चला गया, और इस कारण जो ग्रॉस माइकल की वैरायटी है उसको लोगों ने लगाना बंद कर दिया. देन उसके बाद कैवेंडिश बनाना का प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया, जो कि इस डिसीज़ के लिए रेसिस्टेंट वैरायटी थी. सो इसीलिए इस डिसीज़ को पनामा विल्ट कहा जाता है, क्योंकि यह डिसीज़ सबसे पहले सीरियस रूप में एपिडेमिक रूप पे पनामा नामक जगह पे फैली थी, इसलिए इस डिसीज़ का नाम है पनामा विल्ट. सो कल्टिवर्स लाइक अमृता पानी, ग्रॉस माइकल और कारपुर वाली, ये इस तरह की वैरायटीज इस डिसीज़ के लिए बहुत ही ससेप्टेबल हैं. सो इसीलिए हमें इन तीनों ही वैरायटीज़ को जितना हो सके उन्हें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर ये डिसीज़ फील्ड में एक बार आया तो फिर इस तरह के कल्टिवर्स बिल्कुल भी पैथोजन को इस पैथोजन के अटैक में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. There are 4 races of the pathogen are known to exist, but race 1 is mostly prevalent in India, and which is attacking cell group of cultivars like Rashtali or Amrita Pani. So we should totally avoid these two varieties. So we can't, because if we don't want to afford the losses in production, so we should avoid these varieties. So let's start from the symptoms. इस डिसीज़ का जो बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है वो मोस्टली 3 से 5 महीने के पुराने प्लांट्स पे देखने को मिलता है, पर यह 2 से 3 मंथ के प्लांट में अगर यह डिसीज़ का इन्फेक्शन हो जाता है इस रोग का, तो अगर फील्ड में उस वक्त पे हाईली फेवरेबल कंडीशन हो तो प्लांट मर सकता है. बट यूजुअली जो सिम्टम्स है वो 3 to 5 मंथ्स ओल्ड प्लांट पे ही देखने को मिलते हैं. और ये जो सिम्टम है मोस्टली हमेशा ओल्डर प्लांट्स पे ही देखने को मिलते हैं मैट के फॉर्म पे. जो इसका सबसे अर्ली सिम्टम होता है वो फैंट येलो स्ट्रेक्स लीव्स पे येलो स्ट्रेक्स का बनने से स्टार्ट होता है. तो इस रोग में जो पौधे की पत्तियां होती है वो मुरझाकर सूखने लगती है, इसीलिए इसे विल्ट कहते हैं. स्टार्टिंग में जो पत्तियां होती है उसके किनारों में येलो कलर की स्ट्रेक फॉर्म होने लगती है, और यह सबसे निचले हिस्से की पत्तियों पे होता है, यानी कि जो पुरानी पत्तियां होती हैं उन पे स्टार्ट होता है इस तरह का सिम्टम्स. धीरे धीरे जितनी भी अफेक्टेड लीव्स हैं वह प्रोग्रेसिवली येलो कलर में कन्वर्ट होने लगती हैं, और पत्तियों का पूरा किनारा और पत्तियां पीली हो जाती है. साथ ही साथ प्रभावित पत्तियां जो होती हैं या पेटियोल से या फिर डंठल से यह मुड़ जाती है,
ये टूटती नहीं, पूरी तरह से टूटती नहीं है, ये उसी अवस्था में लटकी रहती है। यानी कि जो पत्तियां है उनके जॉइंट से, डंठल से या पेटियोल से ये मुड़ जाती हैं, पर प्लांट से अलग नहीं होती, बल्कि ये पत्तियां, पीली पत्तियां तने से ही चारों तरफ स्कर्ट के समान लटकी रहती है। यानी कि स्कर्ट की तरह यह लटकी रहेंगी, यह प्लांट से नहीं टूटती हैं, पौधे से अलग नहीं होती है। यहाँ पे आप ये पोर्शन देख सकते हैं, जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ से पत्तियाँ क्या होती है, मुड़ के झुक जाती है लेकिन टूटती नहीं है। इसमें ये ड्राई वाला, ये वाला जो है पत्ती, इसमें आप देख सकते हैं सिम्टम्स। तो इस तरह से सिम्टम्स प्लांट में शो होता है। चारों तरफ से पत्तियाँ टूटती नहीं है, लेकिन इन्फेक्टेड पत्तियाँ प्लांट में ही लटकी रहती हैं। धीरे धीरे जो स्टेम होता है, यानी कि तना का, जो पौधे का मेन भाग होता है, तना होता है, उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग हो जाती है। यानी कि उसमें एक लंबाई में एक फटना स्टार्ट हो जाती है, और यही इस डिसीज़ का सबसे मेन सिम्टम्स है, यानी कि मुख्य लक्षण है, और जो कि बहुत ही कॉमन है। स्यूडोस्टेम में स्यूडोस्टेम का फटना ही इसका मेन सिम्टम्स है। साथ ही साथ वेस्कुलर टिश्यू रूट्स, वेस्कुलर टिश्यू हो गया आपका, एंड स्यूडोस्टेम हो गया या रूट्स हो गए, इन सब में डिस्कलरेशन अपीयर्स होने स्टार्ट हो जाता है, जो कि ओल्ड लीफ शीट में पहले देखने को मिलता है, और धीरे धीरे यह इनर शीट की तरफ एक्सटेंड होने लगता है। और इनका जो कलर होता है इस डिस्कलरेशन का, यह मोस्टली पीला, लाल या फिर भूरे रंग का हो सकता है। जैसे जैसे फंगस ग्रो होने लगता है, वैसे ही ये वैस्कुलर सिस्टम को ब्लॉक करने लगता है। अगर वैस्कुलर सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा तो प्लांट में अपने आप ही प्लांट सूखने लगेगा, यानी कि मुरझाने लगेगा, और उसमें विल्टिंग हो जाएगी। इस प्रकार से यह वैस्कुलर डिस्कलरेशन को भी अगर हम क्रॉस सेक्शन में काट के देखा जाए, तो राइजोम जो होते हैं, यानी कि राइजोम टिश्यू, वैस्कुलर के टिश्यू रूट्स हैं, एवं राइजोम के टिश्यू भी इसमें क्या होंगे, रेडिश ब्राउन कलर के स्टार्ट होने के सिम्टम दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जो राइजोम्स होते हैं, यह भी क्या होते हैं, यह इनमें सड़न आने लगती है, और जब ये सड़ जाते हैं तो इनमें एक बहुत ही बदबूदार स्मेल आती है। एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ओडोर आती है, जो कि एक सड़ी हुई मछली के समान होती है, जो कि इसमें पनामा विल्ट में इन्फेक्शन के कारण, पैथोजन के इन्फेक्शन के कारण यह सड़न होती है राइजोम में, और यह मरी हुई मछली के समान यह इन्फेक्शन स्मेल आती है। जो यंग सकर्स होते हैं, वह उसमें भी यह डिसीज़ डेवलप होता है, बट बहुत ही रेयर केस में वह एक्सटर्नल सिम्टम शो करता है। अफेक्टेड प्लांट्स जो होते हैं, या तो वो बंचेस प्रोड्यूस करते हैं, या बंचेस प्रोड्यूस करते हैं, या बहुत ही, और इसमें बंचेस प्रोड्यूस, सॉरी, जो अफेक्टेड प्लांट होते हैं वह फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते, बंचेस प्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि प्लांट ऑलरेडी कमज़ोर हो जाता है। अगर इस तरह के पौधे अगर फ्लावर या फ्रूट्स प्रोड्यूस करते भी हैं, तो यह मालफॉर्म्ड होता है, या फिर प्री मेच्योर जो फ्रूट्स होते हैं वो प्री मेच्योर ही पक जाएगा, जिससे फ्रूट की अपने आप ही जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो जाती है, यानी कि प्लांट लॉस होने लगता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्टीरियो स्टेम में ये डिस्कलरेशन आप देख सकते हैं तने में इसके। अब हमने पहले डिस्कस किया पनामा विल्ट के सिम्टम्स के बारे में। पनामा विल्ट के सिम्टम्स के बाद अब हम डिस्कस करते हैं उसके ईटियोलॉजी के बारे में। यह दिस डिसीज ऑल्सो affected by a fungus, and the causal organism is Fusarium oxysporum forma specialis cubensis। यानी कि ये फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के कारण ही हो रहा है, जिसमें फॉर्मा स्पेशलिस क्यूबेंसिस के कारण यह डिसीज़ हो रहा है। अब हम देखते हैं साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। जो इस डिसीज़ का साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस प्रकार है। हम सब जानते हैं जैसे कि ये फंगस ग्रुप का है, तो इसका किंगडम फंजाई होगा। डिवीज़न एस्कोमाइकोटा, यह भी एक एस्कोमाइकोटा ग्रुप का फंगस है। क्लास है सॉर्डेरियोमाइसिटीज, ऑर्डर है हाइपोसिरेल्स, फैमिली है नेक्ट्रिएसी, जीनस फ्यूजेरियम, स्पीसीज ऑक्सीस्पोरम, एंड सब स्पीसीज इज क्यूबेंसिस।
सो ये था इस डिसीज़ का क्लासिफिकेशन, इस पैथोजन का क्लासिफिकेशन, यानी कि फ्यूजेरियम ऑक्सीस्फोरम एफ स्पेशियलिस क्यूबेंसिस का। अब हम इसका नेक्स्ट हम इसके पैथोजन के कैरेक्टर के बारे में देखते हैं। सो यह जो यह फंगस है, यह मोस्टली अपने सोमैटिक स्ट्रक्चर के साथ साथ क्लाइमेडोस्पोर, माइक्रोकोनिडिया एंड मैक्रोकोनिडिया भी प्रोड्यूस करता है। क्लाइमेडोस्पोर आप देख सकते हैं कि जो क्लाइमेडोस्पोर होते हैं ये राउंड होते हैं, थिक होते हैं, एंड यह रेस्टिंग प्रोपेब्यूल्स का भी काम कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो क्लाइमेडोस्पोर हैं या तो वो सिंगल अराइज होंगे या फिर दो पेयर या पेयर के रूप में यह अराइज होते हैं। साथ ही साथ ये रेस्ट्रिक्ट प्रोपिग्यूल्स का भी वर्क करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं माइक्रोकोनिडिया एंड मैक्रोकोनिडिया। आप माइक्रोकोनिडिया देख सकते हैं कि माइक्रोकोनिडिया या तो फिर वन सेल होगा, सॉरी, जो वन सेल होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ये आप देख सकते हैं नीचे का हिस्सा, या फिर ये टू सेल होगा, जैसे कि ये टू सेल है, यहाँ पे 1 एंड 2, टू सेल को माइक्रोकोनिडिया होगा। और इनका जो शेप होगा या तो ये ओवल होगा या तो किडनी शेप का होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक ओवल शेप और यहाँ पे किडनी शेप का है। देन है नेक्स्ट आपका माइक्रोकोनिडिया। माइक्रोकोनिडिया क्या होता है? जो माइक्रोकोनिडिया होता है या तो वो 4 सेल के होंगे या तो वो 8 सेल के होंगे। ज़रूरी नहीं कि ये 4 या 8 सेल के हो, या वो 4 से 8 सेल्स के हो सकता है। आप इसमें देख सकते हैं जो इनका शेप होता है वो एक शिकल के समान होता है, एक शिकल शेप का होता है, और इनकी जो वॉल होती है वो थिन होती है, और माइक्रोकोनिडिया बहुत ही डेलिकेट होते हैं। जबकि जो आपका क्लाइमेडोस्पोर है और आपकी माइक्रोकोनिडिया वो इतनी डेलिकेट नहीं होती एज़ कम्पेयर टू मैक्रोकोनिडिया। ये था इस पैथोजन का कैरेक्टर के बारे में डिस्कशन। अब हम नेक्स्ट देते हैं डिसीज साइकिल। सो डिसीज साइकिल में आप पहले देखेंगे कि इसका प्राइमरी इन्फेक्शन कैसा होता है और इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन कैसे होता है। सो इस डिसीज़ में जो प्राइमरी इन्फेक्शन है वो क्लैमिडोस्पोर के कारण होता है, और यह क्लैमिडोस्पोर या तो सॉइल में प्लांट डेब्रिस के रूप में, रेस्टिंग स्पोर्स के रूप में प्रेजेंट होने से होगा, या फिर हमें किसी इन्फेक्टेड सकर का प्लांटिंग के लिए यूज़ करते हैं। प्लांटिंग मटेरियल में हम अगर इन्फेक्टेड सकर का यूज़ करते हैं, और ये इन्फेक्टेड सकर किससे इन्फेक्ट होंगे? क्लैमिडोस्पोर से। यानी कि क्लैमिडोस्पोर ही एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इनाकुलम वर्क कर रहा है। इधर या तो सॉइल में रेस्टिंग स्पोर के रूप में होंगे या फिर इन्फेक्टेड सकर्स में प्रेजेंट होने के कारण होंगे। तो यह था इस डिसीज़ का प्राइमरी सोर्स ऑफ इनाकुलम, जो कि क्लैमिडोस्पोर्स के सॉइल में प्रेजेंट होने से या इन्फेक्टेड सकर्स का प्लांटिंग मटेरियल के रूप में यूज़ करने से हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन यहाँ पे हो रहा है माइक्रो एंड मैक्रोकोनिडिया के कारण। जब माइक्रो एंड मैक्रोकोनिडिया प्रोड्यूस होंगे तो ये इरिगेशन के वाटर के थ्रू ही अन्य हेल्दी प्लांट में जाके फिर से इन्फेक्शन को स्टार्ट करेंगे, और उनमें फिर से पैथोजन की लाइफ साइकिल चलती रहेगी। तो इस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फेक्शन प्लांट में होता है। इस पैथोजन और डिसीज साइकिल में भी देख सकते हैं कि किस तरह से पैथोजन अपना लाइफ साइकिल चला रहा है। Formation of resting spore in dying plant, then that of plant and the return of resting spore to soil, germination of resting spore in soil, then infection of young freshly roots or wounded root, then colonization of plant and spore formation। तो इस तरह से इस डिसीज़ का क्या होता है? कंटिन्यूसली लाइफ साइकिल चलता रहता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट के लिए हम डिफरेंट टैक्टिस का यूज़ कर सकते हैं, जो जिसमें हम कल्चरल, फिजिकल, मैकेनिकल एंड केमिकल टैक्टिस यूज़ कर सकते हैं। इस डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम निम्नलिखित मैनेजमेंट प्रैक्टिस को अपनाएंगे, जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला तो हमें सबसे पहले काम ये करना है कि जो डिसीज़ का प्राइमरी सोर्स है, यानी कि इन्फेक्टेड सकर्स है, उनका यूज़ नहीं करना। हमेशा हमें प्लांटिंग के लिए डिसीज़ फ्री सकर्स का ही यूज़ करना है, ताकि जो हमारा प्लांट हो वह भी डिसीज़ फ्री हो। और साथ ही साथ अगर हमें इस तरह के सॉइल का, जो इन्फेक्टेड सॉइल है, इस तरह के फील्ड में सोइंग नहीं करनी चाहिए। अगर हम सोइंग करना चाहते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस प्रकार के सॉइल को हमें पहले अच्छी तरह से ट्रीट कर लेना चाहिए, उसके बाद ही हम सॉइल को यूज़ करेंगे। बट मोस्टली हमें
हमेशा इस तरह के फील्ड को यूज़ करने से अवॉइड करना चाहिए। बट अगर हम उसमें अच्छी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अगर वो ट्रीटमेंट के लायक है, अगर सॉइल में ट्रीटमेंट हो सकती है, तो हमें ज़रूरी उसे ट्रीट करके ही उस फील्ड को यूज़ करना चाहिए। सो ये था इसका पहला मैनेजमेंट प्रैक्टिस। नेक्स्ट प्रैक्टिस हम ये कर सकते हैं कि जो इल ड्रेन्ड सॉइल्स हैं, यानी कि जहाँ पे जो इस तरह के सॉइल जिसमें ड्रेनेज का प्रॉपर सिस्टम नहीं है, इस तरह के सॉइल्स को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, फील्ड को यूज़ नहीं करना चाहिए। या फिर ऐसी सॉइल जो कि इल है, यानी कि बीमार, यानी कि प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स, इस तरह की भी सॉइल्स को हमें फॉर कल्टीवेशन यूज़ नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है, हमें क्रॉप में फ्लड फ्लड फॉलोइंग करनी चाहिए, जिसे हमें 6 से 24 मंथ तक करना चाहिए। फ्लड फॉलोइंग में होगा कि हमें उस फील्ड में पूरी तरह से पानी डाल देना चाहिए, ताकि जब हम 6 से 24 मंथ के लिए, एंड देन वाटर, जब उसके बाद हम जब इसे ड्रेन करें, तो जो इन्फेक्टेड जो पानी की ड्रेन करने से पहले क्या होगा, जो अगर उस प्लांट में किसी तरह के डेब्रिस प्रेजेंट हो तो वह सड़ जाएंगे, इधर या तो सड़ उसमें पैथोजन भी मर जाएंगे, और जब हम उसे ड्रेन आउट करेंगे तो ड्रेन आउट के साथ क्या होगा, जो इन्फेक्टेड प्लांट मटेरियल है वो भी फिर से रिमूव हो जाएंगे। या फिर हमें क्रॉप रोटेशन करना चाहिए पडल राइस के साथ। फ्लड कंडीशन में क्या होता है, जो पैथोजन है वो अच्छी तरह से सर्वाइव नहीं कर सकता, या उसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन हो सकता है। तो हमें क्रॉप रोटेशन में भी पडल राइस के साथ करना चाहिए। पडल राइस में क्या होगा कि वह भी जो पैथोजन है उसमें इसमें डिसीज़ का अटैक कम हो जाएगा हमारे बनाने की क्रॉप पे। देन नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ लाइम, विच the amount is 1 to 2 kg for per pit to the infected pit after chopping of the plant part. So जब हम प्लांट्स को पार्ट को चॉपिंग करते हैं, कुछ अनवांटेड एरिया को प्लांट का हमें रिमूव करते, चॉपिंग करते हैं, काटते हैं, तो हमें इस तरह के इन्फेक्टेड पिट पे, या फिर हम पूरी तरह से प्लांट को फील्ड से रिमूव कर देते हैं, तो उसके बाद हमें फील्ड में क्या करना है, वहाँ उस तरह के इन्फेक्टेड पिट में हमें लाइम को अप्लाई करना है। लाइम के एप्लीकेशन से भी डिसीज़ का पॉपुलेशन है वो सप्रेस हो जाता है, डिसीज़ कम हो जाती है, और जो लाइम का अमाउंट रहेगा वो पर पिट 1 to 2 kg रहना चाहिए। नेक्स्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस देखते हैं। अब हमें जैसे कि मैंने पहले बताया कि सॉइल को क्या करना है, हमें बनाना को वेल ड्रेन्ड सॉइल में ही कल्टीवेशन करना है, क्योंकि हम वेट कंडीशन में करेंगे तो वह डिसीज़ को और ज़्यादा ही बहुत ईजिली स्प्रेड करेगा। तो हमें सॉइल में उतनी ही वाटर की मात्रा रखना है जितना उसमें आवश्यकता हो, और उसमें पुअर ड्रेनेज बिल्कुल भी ना हो, यानी कि उसमें वेल ड्रेनेज की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट है, रेसिस्टेंट वैरायटी हमें यूज़ करनी चाहिए। रेसिस्टेंट वैरायटी के लिए हम कर्पूरा चार केली का यूज़ कर सकते, चाकर केली का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें प्लांट डेंसिटी है वो 100,000 प्लांट रखना है पर एकड़ के हिसाब से। साथ ही साथ हम प्रूनिंग कर सकते हैं जिससे फील्ड में ओवर क्राउडिंग ना हो, और साथ ही साथ हम रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ अफेक्टेड लीफ कर सकते हैं, जिसे हमें स्प्रेइंग के थ्रू ही जिसमें हमें पोडेक्स मिक्सचर 1% और लिंसीड ऑयल 2% के मिक्सचर को स्प्रे करके कंट्रोल करना होगा। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मोको डिसीज़ और बैक्टीरियल डिसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।